पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक और कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। शो की शुरुआत करेंगे वे सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। कार्बन क्रेडिट के तर्ज पर केंद्र सरकार किसानों के लिए ट्री क्रेडिट योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों और निजी भूमि मालिकों को उनकी बेकार पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे लगाने पर वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा सरकार 100 स्मार्ट शहर बसाने की योजना के साथ ही ग्रीन सिटी अभियान की भी शुरुआत करेगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने नए वित्त वर्ष में प्राइवेट कारों और टू व्हीलर्स के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम 16 से 30% तक बढ़ा दिया है। कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम 8 से 20% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि कुछ कैटेगरी के प्रीमियम में कटौती की गई है। घरेलू उर्वरक कंपनियों को अपने यूरिया उत्पादन के कम से कम 75% हिस्से की नीम कोटिंग करनी पड़ेगी। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इस कदम से हर साल सब्सिडी के रूप में 6,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। ये कदम यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के मकसद से उठाया गया है। इसकी वजह से जमीन की उर्वरता के साथ कुल उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अपने घर से दूर दूसरों के घरों की सुरक्षा में लगे हरिकेश उन लाखों सुरक्षा गार्ड्स में से एक हैं जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। अपने घर से दूर रह रहे हरिकेश के लिए स्थानीय घर और दूर पैतृक निवास दोनों का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आइए जानते हैं हरिकेश की जिंदगी के सफर के बारे में। जिंदगी का भी अजीब खेल है, कोई पास तो कोई फेल है। कुछ ऐसी ही बीतती है उन लोगों पर जिनको अच्छे से पढ़ने के बाद भी अच्छी नौकरी ना मिल पाए। पर कुछ लोग आज भी हैं जो किसी भी काम को छोटा न मानकर जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ले ही आते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने बड़े अरमानों से पढ़ाई की, पर ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी उन्हें न मिल पाई। पर उन्होंने निराश न होकर जीवन की एक नई पारी की शुरुआत की। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हरकेश सिंह का सपना पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करने का था, पर किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में वो भविष्य नहीं मिल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश है। इन्हीं अरमानों के साथ 1988 में हरकेश मुंबई के लिए निकल पड़े अपना भविष्य तलाशने। यहाँ हमारे बड़े पिताजी मिल में काम करते थे, जो है हम उनके साथ रहने लगे। जो है पिताजी ने हमारे जो है मिल में ही कोशिश किए जो है, और वहाँ मिल में जो है हमारे पास निकलवाए। जो है 1 हफ्ता 10 दिन हमने काम किया, लेकिन वो मिल का काम हमको पसंद नहीं था जो है, इसलिए फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया जो है, और आके हम यहाँ जो है ज्वाइन कर लिया। इस समय हमारी सैलरी जो है 20,000 के करीब आती है। जो है अब खर्चे महंगाई के टाइम में जो है, और सब फैमिली बच्चे हैं जो है, खर्च किया जो खर्च तो हो ही जाता है सब कुछ। जो है 1,500 2,000 आदमी वही इधर उधर LIC में जमा करता रहता है कुछ न कुछ। 2 बच्चों के पिता हरकेश मुंबई आने के बाद उनको एक ऑयल कंपनी में निजी सुरक्षा गार्ड का काम मिल गया। पिछले 25 साल से हरकेश निजी सुरक्षा गार्ड का काम कर अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं। वहाँ ऑफिशियल काम है, जो है तेल गैस की कंपनी है, उसका ऑफिस है, जो है ऑफिशियल काम सब होते हैं जो है। और वो ऑफिस तो जो है जनरल शिफ्ट में चलता है 10 से 6 का जो है, लेकिन हमारी ड्यूटी जो है तीनों शिफ्ट में चलती है। शादी के बाद अपने पति की मजबूरी को समझते हुए करीब 25 साल पति से दूर गांव में रहकर वो अपने परिवार को संवारती रहीं। बदलते समय के साथ उनका दिन भी बदला और उनके पति ने मुंबई में अपने रहने का स्थायी ठिकाना बनाने के बाद उनको मुंबई बुलवा लिया। कोई बात को प्रॉब्लम पड़ता था तो वो फोन करती थी या चिट्ठी आता था। हरकेश के बड़े बेटे अजय एक कंपनी में सेल्समैन का काम कर अपने पिता को घर चलाने में आर्थिक और मानसिक रूप से सहयोग देने में जुट गए। अजय के 2 बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि जिन मुश्किलों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है वो हालत उनके बच्चों को न देखना पड़े। मेरा फर्स्ट जॉब कॉल सेंटर में था एक बैंक में, तो वहाँ पे हमको ये दिक्कतें आई कि इंग्लिश और स्पीकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता था। फिर वो जॉब मैंने चेंज किया
तो फिर दूसरी जगह जॉब करता हूँ। मेरा जो पगार है 13,000 रुपये, उसमें से घर पे 7,000 देता हूँ, बाकी अपने खर्चे पे। रहने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, वो रूम नहीं मतलब ऊपर बना था, तो रहने होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था और कोई प्रॉब्लम नहीं था। हरकेश के दूसरे बेटे संजय भी अपने भाई और पिता को घर खर्च में हाथ बटाने के लिए एक सर्विस देने वाली कंपनी में सर्विसमैन के तौर पर वे काम कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि नया था इसके लिए, और थोड़ा एक्सपीरियंस था, इसके पहले हम प्रोजेक्ट लाइन में काम कर चुके थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ ढूंढने के लिए। हाँ, जो जितना सेविंग मैं कर रहा हूँ, बैंक कर रहा हूँ, मेरे बच्ची के लिए कर रहा हूँ, उसको पढ़ाने के लिए, वो सब करने के लिए। आज आमदनी के नाम पर उनका वेतन 20,000 रुपये है, जो कि घर खर्च में चला जाता है। उनके बड़े बेटे को वेतन के रूप में 13,000 रुपये मिलते हैं, जिनमें बाकी खर्च निकालने के बाद 2,000 रुपये बच जाते हैं। कुछ यही हाल उनके छोटे बेटे का भी है, जिनको 11,000 रुपये वेतन मिलता है। उसमें सब खर्च करके 2 से 3,000 रुपये बच जाते हैं, उसको भी वे बैंक में जमा कर देते हैं। संपत्ति के नाम पर हरकेश के पास गांव में एक घर और कुछ खेती लायक जमीन है। इधर मुंबई में 2 फ्लैट्स हैं, जिनमें उनका परिवार रहता है। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटों के नाम पर 1-1 लाख रुपए का बीमा करा रखा है, जिसका सालाना 6,000 रुपए प्रीमियम भरना पड़ता है। आइए चलते हैं हमारे आर्थिक विशेषज्ञ के पास और लेते हैं हरिकेश की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। हरिकेश जी, हमने आपकी केस स्टडी पूरी पढ़ी और हमारे सुझाव इस प्रकार है। आपके छोटे बेटे संजय का जो सेविंग्स होता है तकरीबन 4,000 रुपया प्रति महीना, उसको आप सबसे पहले बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पे बचत चालू कर दीजिए। तकरीबन 1 साल में ब्याज के साथ आपके पास जो 50,000 जमा हो जाते हैं, वो आप एक FD बना दीजिए, ताकि कभी भी आपको एक इमरजेंसी कॉर्पस चाहिए तो ये 50,000 आपके काम में आ सकते हैं। सेकेंडली, अजय का, आपके जो बड़े बेटे हैं मिस्टर अजय, उनका 1 लाख का बीमा है, जिसका प्रीमियम 6,000 रुपया पे करते हैं। वो हम सुझाव करेंगे कि वो फॉर द टाइमिंग आप उसको स्टॉप कर दीजिए और उसकी बदले में आप उसकी एक टर्म पॉलिसी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख की ले लीजिए, जिसका प्रीमियम सालाना 2 से 2,500 रुपया होगा। बाकी का जो डिफरेंस का जो पैसा बचता है, प्लस अजय की भी जो सेविंग्स होती है, उससे हम एडवाइस देते हैं कि आपको एक मेडिक्लेम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 लाख का भी एक फ्लोटर पॉलिसी आप ले लेंगे फॉर द एंटायर फैमिली ऑफ अजय एंड संजय। उसका प्रीमियम 4 से 5,000 सालाना हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी बचत होती है, तो आप धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा जमा करते रहिए, क्योंकि बच्चे लोग की पढ़ाई के लिए, उनको हायर स्टडीज़ के लिए पैसा काम में आएगा। हरिकेश जी, और आखिर में इतना कहना चाहूँगा, आपकी जो गांव में खेती है उसको आप अगर किधर आप रेंट पे दे सको या किसी को चलाने के लिए दे सको, तो उससे भी जो आमदनी होती है तो वो आप बचत में डालेंगे, म्यूचुअल फंड्स है या बैंक RD में, तो आपका अच्छा एक कॉर्पस भी बन जाएगा और परिवार में और भी ज़्यादा आपको कैश फ्लोस दिखने लगेंगे। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है paisavasool3@gmail.com। वक्त है शो में पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटर इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस के बारे में। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. In
increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange. BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अक्सर कार या बाइक खरीदते समय उसका इंश्योरेंस भी होता है, पर क्या आप जानते हैं बाइक इंश्योरेंस कराने के बाद अगर साल भर तक आप कोई क्लेम ना करें तो कंपनी द्वारा आपको नो क्लेम बोनस दिया जाता है। आज हम जानेंगे नो क्लेम बोनस के फायदों के बारे में। मोटरसाइकिल या कार का इंश्योरेंस कराने वाले कम ही लोगों को नो क्लेम बोनस के बारे में मालूम होगा। नो क्लेम बोनस उसे मिलता है जिसने पॉलिसी ईयर यानी जब आप अपनी गाड़ी की पॉलिसी लेते हैं उसके 1 साल के अंदर अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं। इससे ये होगा कि अगले साल जो प्रीमियम होगा उसमें आपको छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नो क्लेम बोनस से आपके गाड़ी की सम अश्योर्ड बढ़ जाएगी। इसका पहला सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अगली बार गाड़ी के इंश्योरेंस कराने पर प्रीमियम में छूट मिलेगी। फर्स्ट ईयर में 20% की छूट मिलेगी, उसके अगले साल भी नहीं लिया तो ये छूट और बढ़ जाएगी और 5 साल तक आपको बढ़ के 50% हो जाएगी। उसके बाद फिर और नहीं बढ़ेगा, बट 5 साल के बाद भी आप गाड़ी चलाते हैं और कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो आपको अगले उससे आने वाले सालों में हर साल आपका जो प्रीमियम होता है उसका एक ऑन डैमेज पार्ट होता है, मतलब ओडी प्रीमियम बोलते हैं उसको हम। तो जो ओडी प्रीमियम होता है जो कि लगभग पूरे प्रीमियम का 80% जो कॉस्ट होती है वो ओडी प्रीमियम की होती है। तो जो ओडी प्रीमियम होता है उसके ऊपर आपको 50% की छूट मिल जाती है। तो नो क्लेम बोनस से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं या आपका जैसे हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कि जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे सम एश्योर्ड नहीं बढ़ सकता है। जो गाड़ी की आपकी कीमत है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है जिस पे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो तो वही रहेगी, लेकिन आपको क्योंकि नो क्लेम बोनस मिल रहा है तो मतलब प्रीमियम में छूट मिल रही है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस के रूप में आपको प्रीमियम में छूट मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप गाड़ी बेच देते हैं और आपका इसके ऊपर नो क्लेम बोनस जमा हो गया है तो आप इस नो क्लेम बोनस को दूसरी गाड़ी पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब दूसरी गाड़ी लेते हैं तो उस वक्त ही आप बता दें कि आपकी पहली गाड़ी का एनसीबी है। एनसीबी के लिए आपको जो अपनी गाड़ी बेची है, जिस कंपनी से उसका इंश्योरेंस था, वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब दूसरी गाड़ी ले रहे हैं उसका इंश्योरेंस भी उसी इंश्योरेंस से हो जहाँ से पहला था, लेकिन आपका जहाँ से भी पहले इंश्योरेंस था वहाँ से आप नो क्लेम सर्टिफिकेट, नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट ले लें। और साथ में आपने जो गाड़ी बेची है तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। आपका आरसी ट्रांसफ़र हो, आपके पास में आपने डिलीवरी नोट हो, इस तरह आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो गाड़ी बिक चुकी है और उस गाड़ी के ओनर ने उसका इंश्योरेंस निकाल लिया है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो पहली पॉलिसी थी वो कैंसिल हो जाएगी और जो ये नो क्लेम बोनस था ये नई गाड़ी पर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा है कि जो नई गाड़ी ले रहे हो उसका जो प्रीमियम है वो भी आपके लिए कम हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसी पॉलिसी भी हैं आजकल जहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम भरेंगे, लेकिन कभी भी अगर कोई क्लेम करते हैं तो भी आपका जो जमा नो क्लेम बोनस है वो उसकी वजह से ख़त्म नहीं होगा। एक और जरूरी बात, आजकल कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों ने एक विकल्प ये भी दे रखा है कि अगर आपका 3 साल से 5 साल में नो क्लेम बोनस इकट्ठा हो गया था और एक छोटी दुर्घटना हुई और आपने क्लेम किया और नो क्लेम बोनस खत्म हो गया, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम देकर आप इसको बचा भी सकते हैं। तो आप इन बातों का रखें ध्यान, बचाएं पैसे और रहें टेंशन फ्री। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले लोगों को आम लोगों की अपेक्षा में जान का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में जहां जान का खतरा ज्यादा हो वहां लोगों को कैसे करनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। सिक्योरिटी गार्ड्स को दूसरों के जानो माल की सुरक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ये दूसरों के जानो माल की सुरक्षा करते समय उन्हें अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। कभी कभी ऐसे में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसे दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अगर कभी कोई अपंगत्व आ गया
जो स्थायी या अस्थायी रूप से भी हो सकता है, उससे निपटने के लिए एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ग्रुप प्लान के तहत एक मिल सकती है, जो बहुत ही सस्ते प्रीमियम में अवेलेबल की जा सकती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर दुर्घटना के वजह से उन्हें कोई स्थायी या अस्थायी रूप से कोई व्यंग, शारीरिक व्यंग आ गया है, अगर वो अपंगत्व आ गया है, तो ऐसे में उन्हें एक बहुत बड़ी रकम उस पॉलिसी के तहत मिल सकती है, जिससे कि अपना वो अगला गुजर बसर जो है वो आसानी से कर पाएंगे। टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस ये सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होना ज़रूरी है। इसके लिए उनकी जो संस्था है, उन संस्था ने उनके लिए, सबके लिए एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का प्रबंध करना ये एक बहुत ही उपयुक्त बात होगी। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कि ब्रेन का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, किडनी फेल्यूर है, या कोई लंग्स को या स्ट्रोक, किसी बॉडी पार्ट को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत आ सकती है, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी बड़ी बीमारियों में बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, तो ऐसे में क्रिटिकल इलनेस कवर उनके काम आ सकता है। क्रिटिकल इलनेस कवर अगर उन्होंने लिया तो बहुत सस्ते में एक अच्छा सा कवर उन्हें मिल जा सकता है। इसमें यह होता है कि जिस वक्त रोग का निदान होता है, उस दिन से 30 दिन के बाद उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट जो उस पॉलिसी में डिसाइड होती है, वो उन्हें दी जाती है। उससे फ़ायदा ये होगा कि ऐसे रोगों के साथ निपटने के लिए उन्हें आसानी से एक बड़ी अमाउंट मिल जाएगी और वो अपने शारीरिक व्यंगों से या जो भी रोग है उनसे निपट पाएंगे। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आए, जहां आज हम मिलेंगे एक ऐसे उभरते हुए एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ अपने जैसे सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिलाए। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके चहेते कार्यक्रम पैसा वसूल में, जहां अब हम आप पहुंचे इस हफ्ते के एंटरप्रेन्योर सेगमेंट में। हमारे संवाददाता संजीत कुमार आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे उद्यमी हर्षित बाविशी से, जिन्होंने एक ऐसी ऐप बनाई जिसकी मदद से कोई भी कंपनी अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 70% तक बचत कर सकती है। लोग अक्सर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद खुद का बिजनेस करने के बजाय किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना पसंद करते हैं। बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले हर्षित बावेशी ने भी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नौकरी की। एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाले हर्षित को लगा कि क्यों न वो अपने दोस्तों को भी इस कंपनी में नौकरी करने के लिए रेफर करें, लेकिन इसमें होने वाली लंबी प्रक्रिया उनके लिए एक बड़ी मुसीबत थी। यहीं उन्हें बिजनेस का एक सुनहरा अवसर दिखा। 2007-2008 में पूरी दुनिया में आई आर्थिक मंदी के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ MBA डिग्री हासिल की और फिर इसका हल निकालना चाहा। इंटरनल रेफरेंस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया एक ऐप। उनको मुझे रेफर करना था, तो वो जो प्रोसेस था वो पूरा एक लंबा प्रोसेस है, और जहाँ हज़ारों काम करते हैं वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए HR को भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैंने कितनों को रेफ़र किया है, वो उनके इनबॉक्स में रहता है, फिर वो उनके इनबॉक्स में CV कहीं दब जाता है, तो HR को वो CV मिलता नहीं है। कभी कभार हमें पर्सनली फॉलोअप करना पड़ता है। तो ये क्या तकलीफ़ दोनों को हो रही है, HR को भी हो रही है, हमें भी हो रही है, और जो राइट कैंडिडेट है उसे भी हो रही है। तो तभी जाके एक दिमाग में ख्याल आया कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरनल रेफरेंस
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे फ़ायदेमंद रिक्रूटमेंट सोर्स है वो, तो उस प्रोसेस को क्यों ना हम ऑटोमाइज़ करके ऑन द गो ऐप में बना दिया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्टअप के लिए एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है, अगर सपने साकार करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक एंजल फंड्स है हम लोग के लिए, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी सेविंग्स है, हमने सब कुछ लगा दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग ने थोड़ा फंड्स मैनेज किए हैं। हर्षित और उनके पार्टनर निमित दोनों ने इस मुसीबत का सामना किया और दोनों ने हल निकालने की सोची। पूरी प्रक्रिया को एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि इसमें और कोई दूसरा खिलाड़ी है भी नहीं और यहाँ से शुरू हुई उनकी नई जर्नी। उनके इस ऐप के जरिए कंपनियां अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर 50 से 70% तक बचत कर सकती हैं। तो आप अब ये ऐप यूज़ करके रेफरल करेंगे तो रेफरल बोनस तो आप अपने एम्प्लॉय को ही देंगे और ये ऐप से एम्प्लॉय इजीली रेफ़र कर सकता है, तो आपके जो कंसल्टेंट का कॉस्ट है वो एकदम कम हो जाएगा और ये विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। कंपनी को भी राइट टैलेंट मिल जाएगा इजी कॉस्ट में और रिलायबल सोर्स से, दैट इज़ देयर ओन एम्प्लॉय, और उनका एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी रहेगा कि मुझे रिवॉर्ड दिया गया कि कोई सही बंदे को हमने कंपनी में लाया गया। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन जो हम लोग ने क्रिएट की है ऐप से। सो इससे कॉस्ट और हैप्पीनेस क्वोशेंट, सो हम लोग को हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है सब जगह पे और बिज़नेस ऐसा करना है जिससे किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को चोट ना लगे, सब खुश रहे इसमें, कंपनी भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है और जिसको जॉब मिल रही है वो भी खुश है। वो कहते हैं ना, पहले पहल किसी भी बिजनेस को शुरू करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ भी वही हुआ। चूँकि कोई भी ऐप बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने बचत की जुगत लगाई और कुछ इधर उधर से उधार भी लिया और फिलहाल हर्षित का बिजनेस अभी शुरुआती दौर में है। एक वन टाइम सेटअप फ़ी रहती है, वो फ़ी देने के बाद हम उन्हें ऐप डिप्लॉय कर देते हैं और ऐप स्टोर से उनके एम्प्लॉयज़ डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। हम लोग कस्टम ब्रांडेड देते हैं क्लाइंट को और क्लाइंट को भी वो पसंद आता है। तो वेरी करता है कि एक ऐप बनाने में कितना टाइम जाता है, कितना सोर्सेज जाता है, कितनी टेक्नोलॉजी लगती है, कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है। सो ये स्पेसिफिकली गेज नहीं कर सकते, लेकिन आपको बॉलपार्क मैं बोल देता हूँ कि ये लाखों में जाता है। हमने ये रखा था हमारा मेन एम कि सिंपल चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हो उतने से शुरू करी जाए, क्योंकि हमें हमारे बजट से कंस्ट्रेंट्स हैं और उतना हमने बनाया है। तो कुछ लाख क्योंकि मैं ऐप तैयार हो चुका है और बहुत जल्द आप इसे मार्केट में देखेंगे। एक ऐप बनाने में समय, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से वो कंपनी को ऐप की फीस चार्ज करते हैं। एक बार कंपनी द्वारा इस ऐप को खरीद लेने के बाद फिर दोबारा कोई फीस नहीं ली जाती है, चाहे उस कंपनी के कितने भी मेंबर इस ऐप पर लॉगिन करें। हम लोग वो यूज़र से रेफरल्स जो आएंगे उसका जो रेफरल बोनस देंगे कंपनी, उसके कुछ प्रतिशत हम ले लेंगे। सो इससे यूज़र सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है हमको, जितना भी एम्प्लॉयज़ हो वो कर सकते हैं। हम लोग ने शुरुआत की है दिसंबर से और अब तक हमें अच्छी खासी सक्सेस मिली है। ब्रेक इवन तो ऐसी चीज़ है कि एक बिज़नेस का गोल्डन रूल रहता है कि आप 1000 दिन पैसे की तरफ मत देखिए। उनके पार्टनर निमित कहते हैं कि शुरुआत में किसी भी बिजनेस को चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन दोनों को भी इससे दो चार होना पड़ा, जिसका उन्होंने डट कर सामना किया। आपको कोशिश करनी है आप प्रोडक्ट को या अपने जो बना रहे उसको ओवर बिल्ड ना करें। आप कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचें और उन्हें वो सुपरलेटिव सर्विस दीजिए, जैसे पता चले कि ये आपका क्या चीज़ चलने वाली है या नहीं। और दूसरी तरीके से बेसिकली हमें सपोर्ट मिला। हम एक स्टार्टअप एसेलेरेटर ज्वाइन कर गए। हम बेसिकली अभी तो फ़िलहाल हम 3 ही हैं जो इसमें मार्केटिंग के लिए सारे करता होता है। हम जाके HR को पहुँचते हैं, उनसे ईमेल लिखते हैं, उनसे मिलते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में 1:1 ही चलता है, क्योंकि आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे तभी आप वहाँ से आगे निकल सकते हो। दूसरा ये तरीका है कि हम सोशल मीडिया काफ़ी लेवरेज करते हैं। कोई आपकी बात सुनने रेडी नहीं है। आप एक 20-30 साल के नौजवान हैं जो शायद उन्हें ऐसा लगता है आप उनकी तकलीफ़ नहीं समझते, या फिर बहुत सारे मार्केट में पिच करने लोग आ जाते हैं। पर एक बार जब उनका आप अटेंशन ग्रैब कर लेते हो, और इसके लिए आपको थोड़ी सी हल्की सी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। जैसे हमारे बिजनेस कार्ड जो है वो खुद एक ऐप के शेप में है।
या फिर हमारा जो ईमेल है उसमें ऐप के स्टूडेंट है। हम बेसिकली काफ़ी हद तक ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि कोई हमारे तरफ ध्यान नहीं देता। उसके बाद जब हम उसका अटेंशन ग्रैब कर जाते हैं, फिर तकलीफ़ें काफ़ी ऐसी होती है जो सॉल्व करी जा सकती हैं। ऐप बनाने के बाद पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने इसकी मार्केटिंग के लिए टीम नहीं बनाई और खुद ही मार्केटिंग करना फायदेमंद समझा। मार्केटिंग के लिए मेन ये है कि आप एज अ पर्सनैलिटी जो है, क्या आप उस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, क्या आप अपने कस्टमर से रिलेट करते हैं। अगर आप सबको कस्टमर रिलेट कर जाता है तो फिर आपकी सेल हो चुकी। हमें बेसिकली शुरुआत में इतने पैसे थे नहीं कि हम एक टीम हायर करें, और टीम को हायर करने और बिल्ड करने में काफ़ी समय जाता है। एंड उसके बाद भी अगर आपका ये चीज़ नहीं चलता है तो किसी को फायर करना सही बात तो मतलब नहीं होती। तो उस दर में हमने काफ़ी हद तक एक मिक्स मॉडल अपनाया। कुछ हमने हायर की, बाहर की टीम एजेंसी हायर करी। काफ़ी तकलीफ़ें आई है ऐप बनाने में, चीज़ें चलती नहीं है, ब्रेक होती है, समझ नहीं आता। बट वही चैलेंज होता है, वही एक इंजीनियर की वही होता है कि कोई प्रॉब्लम आया ऐसे सोल्यूशन निकाला जाता है। तो बस मेरा बस इतना कहना था कि इतना मुश्किल है नहीं ऐसे करना, रास्ते तो आसान। और इंडिया जैसी कंट्री में आपको आईटी की टैलेंट भरपूर मिल जाती है। आप रीच आउट करिए, लोगों से पूछिए और आपको उसके तरीके मिलने लगते हैं। हर्षित और निमित इस बात से खुश हैं कि उनकी इस नई सोच को कंपनियों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनका लक्ष्य देश का सबसे बड़ा रेफरल ऐप बनाना है, एक ऐसा स्रोत बनाना है जो लोगों को उनकी मनपसंद जॉब दिलाने में मदद करे। आइए लेते हैं एक और ब्रेक के उस पार है हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड को कब, कहां और कैसे भुनाया जा सकता है। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। आज तक इस कार्यक्रम के जरिए आपने जाना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड को कब और कैसे भुनाया जा सकता है इस रिपोर्ट के जरिए। लंबी अवधि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेश के अन्य विकल्पों में म्यूचुअल फंड निवेश का एक अच्छा जरिया माना जाता है। इसमें निवेश की गई आपकी रकम लंबे समय में अच्छा रिटर्न देती है। इसमें निवेश करने की प्रक्रिया से तो आप अवगत होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं म्यूचुअल फंड को कब भुनाया जा सकता है? जानकार मानते हैं कि म्यूचुअल फंड को भुनाने के 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपके घर में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो, और दूसरा कारण हो सकता है सेंटिमेंट्स, यानी जब बाजार में नकारात्मक संकेत आते हैं तो शेयर बाजार टूटने की बहुत ज्यादा संभावना के बीच लोग पैसे निकालने लगते हैं, जो कि निवेशक की एक गलत सोच होती है। एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम जब चल रहा है, उसमें रिटर्न आ रहे हैं, और किसी गलत म्यूचुअल फंड स्कीम में वो फंसे हैं, तो उधर गलत म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा निकालने की जगह वो अच्छे स्कीम से पैसा रिडीम करते हैं, क्योंकि उनको किधर न किधर उसकी ज़रूरत है, और बुरे स्कीम में वो फंसे रहते हैं। उसकी जगह बुरे स्कीम से पैसा निकाल के लॉस बुक करके वही पैसा अच्छे स्कीम में उन्होंने निवेश किया, तो उधर आप बहुत जल्दी से लॉस रिकवर कर पाएंगे। चौथा रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से, जिस कारण के वजह से आपको एक्चुअली पैसा निकालना चाहिए, वो आपका जो जिस स्कीम में आपने निवेश किया है वो स्कीम बाकी के स्कीम्स के अनुसार और आपके बेंचमार्क के अनुसार कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो स्कीम में इन्वेस्टेड रहना अच्छा नहीं है। उधर से निकाल के आप दूसरी जगह वो पैसा दूसरे स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को भुनाने के 2 तरीके हैं, पहला मैनुअल और दूसरा ऑनलाइन। मैनुअल प्रोसेस में आप सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में जाकर भी फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म में कुछ आधारभूत बातें भरनी होती हैं, जैसे नाम,
पोर्टफोलियो नंबर, पैन नंबर। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड लिया है तो सभी के हस्ताक्षर लेने होते हैं। अगर बैंक अकाउंट में कुछ बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी देनी होती है। यदि आपने फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो उनके पास से फॉर्म लेकर फंड को भुना सकते हैं। वहीं ऑनलाइन माध्यम में फॉर्म में सारी जानकारियां भरकर सबमिट कर दें। इक्विटी फंड के लिए 3 दिन में पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जबकि डेट फंड के लिए 1 दिन में पैसा क्रेडिट होता है। क्लोज एंडेड फंड में से पैसा आप अवधि के बीच में नहीं भुना सकते। क्लोज एंडेड फंड्स में एक एग्जिट विंडो रहता है साल भर में 7 दिन, तो उस टाइम पे आप निकाल पाएंगे। और चीज़ें ध्यान में रखने की है कि उस पर एग्जिट लोड है कि नहीं। आप हर स्कीम में उनके फैक्ट शीट में एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा रहता है कितने दिन का एग्जिट लोड है। उसके पहले आप निकालेंगे तो एग्जिट लोड कट हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ और एक ध्यान रखने की आपको कि टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन होता है डेट एंड इक्विटी फंड्स के लिए, वो ध्यान में रखना है आपको। मेरा मशवरा, मेरा सुझाव ऐसा रहेगा निवेशक के लिए कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर लीजिए रिडम्पशन देने से पहले। एंड रिडीम करना है तो रिडीम जरूर कीजिए, बट राइट रीजंस के लिए रिडीम कीजिए, ना कि सेंटीमेंट की वजह से। जो ओपन एंडेड इक्विटी फंड से ज़्यादा करके 1% एग्जिट लोड रहता है 1 साल तक। 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं रहता। कुछ स्कीम्स में 1.5 साल या 2 साल तक भी रहता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्कीम्स में 2 साल तक भी रहता है एग्जिट लोड। वो इसके लिए रखा है क्योंकि एक तो वो लेस लिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्कीम्स, एंड वो चाहते नहीं कि निवेशक का टाइम होराइजन ज़्यादा होना चाहिए जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहे हैं, तो इसलिए एग्जिट लोड ज़्यादा रखा गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा भुनाने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड को भुनाना है तो सही कारण के लिए ही करें, न कि किसी छोटे समय के सेंटिमेंट्स की वजह से। क्लोज एंडेड फंड जो होता है, क्लोज एंडेड फंड में वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। ओपन एंडेड फंड्स में मैच्योरिटी होती नहीं, सो आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में आप जो लिस्टेड क्लोज एंडेड स्कीम्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उधर आपको सपोज बायर मिलता है तभी आप एग्जिट कर पाएंगे। ये व्यतिरिक्त आप निकालना मुश्किल होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो उसमें एक बार आपने निवेश कर दिया तो जितना उसका क्लोज एंडेड का जो मैच्योरिटी डेट रहेगा उस टाइम तक आप नहीं निकाल पाएंगे। 3 साल या 5 साल तक आपका पैसा लॉक्ड रहेगा उस फंड में। शेयर बाजार में अक्सर शेयर्स की कीमतें घटती और बढ़ती रहती हैं। खरीदारों के बीच कंपनियों के शेयर्स की मांग और बाजार में उनकी मौजूदगी के लिहाज से शेयर्स की कीमतें तय की जाती हैं। लेकिन इन तय कीमतों को क्या कहते हैं, जानेंगे स्वयं बीएसई के विशेषज्ञों से। जब भी नई कंपनी बाज़ार में आती है लिस्टिंग के लिए, अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाने के लिए, तो उनके पास 2 तरीके होते हैं प्राइस सेट करने का। पहला तरीका है फिक्स्ड प्राइस इशू। इसमें कंपनी जो भाव तय करती है वही भाव उसी भाव पे निवेशक अप्लाई कर सकते हैं और वही भाव डिसाइड करता है कि आगे जाके क्या शेयर प्राइस होगा। दूसरा तरीका होता है बुक बिल्डिंग इशू। इस केस में क्या होता है, कंपनी एक प्राइस बैंड फिक्स करती है और उस प्राइस बैंड में अलग अलग निवेशक अलग अलग प्राइस के लिए बिड कर सकते हैं। तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला बात है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। ये सबसे निचला स्तर होता है। सो अगर हम इमेजिन करें कि कंपनी का बैंड है 100 रुपये से लेके 125 रुपये तक, तो जो 100 रुपये है वो फ्लोर प्राइस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे शेयर प्राइस का भाव फिक्स नहीं होगा जो ओपनिंग प्राइस है। तो अगर जो निवेशक फ्लोर प्राइस पे लगाना चाहते हैं तो उन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फ्लोर प्राइस टिक करना पड़ता है। ऊपर का जो भाव है वो है कैप प्राइस, मतलब 125 रुपया हाईएस्ट प्राइस है। इसके ऊपर कंपनी ये प्राइस फिक्स नहीं करेगी और इस बीच का जो भी प्राइस है वो प्राइस डिस्कवरी होती है। और एक और प्राइस आप लगा सकते हैं जो मोस्टली रिटेल निवेशक लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कट ऑफ प्राइस। तो अगर आपने मान लीजिए बुक प्राइस पे लगाया और कट ऑफ प्राइस जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से पता चलता है कि कट ऑफ प्राइस 115 रुपये आई है, और अगर आपने कट ऑफ प्राइस पे लगाया है तो आपको वो कट ऑफ प्राइस पे जितने भी आपने बिड किए वो मिल जाते हैं। बट अगर आपने कट ऑफ प्राइस से नीचे लगाया था तो वो सारे एप्लीकेशंस रिटर्न, उनके जो पैसे हैं वो निवेशक को रिटर्न हो जाते हैं। जो निवेशक कट ऑफ प्राइस से ऊपर की जो बिड करते हैं उनको वो जो प्राइस उन्होंने बिड की है वो प्राइस उन्हें देनी पड़ती है और कंपनी उससे प्रीमियम कमाती है। तो इस हिसाब से ये बुक बिल्डिंग का प्रोसेस डिसाइड होता है।
भारत सरकार ने एक ऐसी अनोखी पेंशन योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद आजीवन इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। आइए हमारे नन्हे कलाकारों द्वारा देखिए इस अटल पेंशन योजना की खूबियां। राजेश भाई, अंदर आने की अनुमति है क्या? अरे आओ आओ, तुम्हारा ही घर है। सुजीत, तेरी मजाक करने आदत गई नहीं। अब क्या करूं यार, ये आदत भी तुमसे ही लगी है। बोलो, अब क्या हुआ? आप क्या बोलो यार, तुमने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी है। और बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? अपना तो मस्त चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारा सब्जी का कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार का क्या चल रहा है, आपको तो पता है ना, छोटा सा बिजनेस। अब तो अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी है। बात तो तुम्हारी भी सही है, पर चिंता किस बात की है वो तो बताओ। यार, अब तुमसे क्या छिपा है, जब तक उम्र साथ दे तब तक काम कर पाऊंगा, बुढ़ापे में पैसे कहाँ से लाऊंगा? भाई, तू खबरें तो देखता है ना, फिर भी अटल पेंशन योजना के बारे में पता नहीं है? सुना तो है ये थोड़ा बहुत, पर पता नहीं ये है क्या। तुम्हें पता है तो बता दो, आखिर क्या है ये अटल पेंशन योजना? भारत सरकार ने हम जैसे लोगों को ध्यान में रखकर इस योजना का शुभारंभ कर रही है। इसमें लोगों को बुढ़ापे में पेंशन देने का प्रावधान है, जिससे कोई भी बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना रहे। अच्छा, अब आगे भी बताओ, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस योजना को पाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के अंदर हो, साथ ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता भी होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य ना हो। ओह, तो ये सब करने के बाद कुछ पैसे भी देने होंगे या फिर मुफ्त में ही मिलेगी ये सुविधा? इस महंगाई में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, पर यहाँ सरकार ने एक तय रकम रखी है जिसको भरकर आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं। इस योजना के तहत कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है। ठीक है, इस स्कीम में हमें पैसे कब तक जमा करने होंगे? और साथ ही अगर मैंने पहले से कोई पेंशन प्लान ले रखा है तो ये स्कीम लेने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सबसे पहली बात कि अगर आपने किसी और पेंशन प्लान को ले रखा है जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आता है, तो आप इस योजना में उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। रही बात पैसे की, तो जैसी होगी आपकी उम्र, ठीक वैसी ही होगी आपकी भुगतान करने का तरीका। जैसे आप 18 साल की उम्र से इस योजना में पैसे जमा करना शुरू करते हैं तो आपको 42 महीने तक पैसे भरने पड़ेंगे। उसी प्रकार 20 साल की उम्र पर 40 महीने, 25 साल की उम्र पर 35 महीने, 30 साल की उम्र पर 30 महीने, 40 साल की उम्र पर 20 महीने पैसे भरने पड़ेंगे। तो आप जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा पाएंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, मैं कल ही जाके इस योजना के लिए आवेदन कर देता हूँ। वक्त हो चला है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों के कुछ सवालों और उनके जवाब के साथ। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani.
and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आज के इस सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता कविता शुक्ला आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। सर, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। लेते हैं अब अपना पहला सवाल। 23 वर्षीय यास्मीन शेख जो कि कॉल सेंटर में काम करती हैं, इनकी मंथली इनकम है 18,000 रुपये। इन्होंने 20 लाख का बीमा साथ ही मेडिक्लेम भी करवाया है। अब वो ये जानना चाहती हैं कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे इनका बेहतर भविष्य सिक्योर हो। यास्मीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इतनी कम उम्र के अंदर आप अपने भविष्य को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए तत्पर हैं। बहुत कम लोग इस उम्र में ऐसा करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित ही अगर आप इसी तरह से कार्यरत रहेंगी तो आपका भविष्य सुदृढ़ और सुरक्षित होगा। सबसे पहले तो मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि आप बचत पर ध्यान दें। आप जितना अपनी आय में से पैसा बचाएंगी और उसको सही ढंग से निवेश करेंगी, वही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। 2-3 चीज़ें आपको जो करनी चाहिए। नंबर 1, आप सबसे पहले अपने जीवन बीमा को जो 20 लाख रुपए की है उसको बढ़ा के 40 लाख रुपया कीजिए। आपकी मेडिक्लेम जो आपकी स्वास्थ्य बीमा है, आप उसको 5 लाख रुपए तक लेके जाइए। ये दोनों चीज़ें मिला के आपका मासिक आय से आपका जो व्यय होगा वह करीब 1,000 रुपया महीना होगा। बाकी जो आपकी बचत है उसको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेश करेंगी तो निश्चित ही आपका भविष्य सुदृढ़ और सुरक्षित बनेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप बैलेंस्ड फंड के अंदर निवेश कीजिए सबसे पहले अगले 2-3 साल के लिए। उससे ये होगा कि आप मार्केट की अस्थिरता को समझेंगी और उसके बाद अगर आप इक्विटी स्कीम्स में जाएंगी तो आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगी। ये चीज़ें अगर आप करेंगी तो निश्चित ही आपका भविष्य सिक्योर्ड और सुरक्षित रहेगा। लेते हैं अब अपना दूसरा सवाल। 28 वर्षीय भाविक ठक्कर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहां उनकी सैलरी है 11,000 रुपये। घर खर्चे के बाद 1 या 2,000 रुपये बचते हैं। कंपनी इनको मेडिकल कवर की सुविधा देती है। घर खर्चे के बाद 1 या 2,000 रुपये बचते हैं। वो एक शादीशुदा इंसान है। अब वो ये जानना चाहते हैं उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है। हाय भाविक, जैसा कि आप 2,000 रुपया महीना सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, 1-2 चीज़ें मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 1,000 रुपया या 2,000 रुपया महीना करूँगा, उससे कुछ होगा नहीं, बहुत बड़ा कॉर्पस बनेगा नहीं। यह सोच गलत है। आप छोटी अमाउंट से अपना निवेश चालू कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए जैसे जैसे कि आपको सुविधा बनती जाती है। छोटी अमाउंट लंबी अवधि के अंदर कहाँ तक पहुँचती है ये अगर मैं आपको बताऊँ तो आप चौंकना मत। 2,000 रुपया अगर आप हर महीने बचत करते हैं तो यही 2,000 रुपया 30 साल के बाद में करीब 1.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। और इसको अगर आप 8% से हर साल बढ़ा देते हैं, यानी कि पहले साल 2,000, अगले साल 2,160 और इस तरह से बढ़ा के करेंगे तो यही 2,000 रुपया आगे जाके करीब 2.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। यह निश्चित ही छोटी अमाउंट नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ये 2,000 रुपया फ़िलहाल एक बैलेंस फंड से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है इसको आप इसमें एक लार्ज कैप और एक मिड कैप इसके अंदर ऐड कीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे, आपके पास में अवधि बहुत अच्छी है, आप 30 साल का आपके पास में अवधि है, तो एक बैलेंस्ड फंड, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, अगले 3 साल में अगर ये तीनों फंड आप स्टार्ट करते हैं और इसको अगर आप हर महीने इनके अंदर निवेश करते हैं तो निश्चित ही आपके पास में एक बहुत अच्छा कॉर्पस बनेगा जो कि आपके बुढ़ापे के लिए और आपकी अन्य ज़रूरतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब लेते हैं हम अपना आखिरी सवाल। 48 वर्षीय सुहेल अली, इनका खुद का बिजनेस है जिससे 30 से 40 हज़ार रुपये आ जाते हैं। इनके फैमिली में 5 सदस्य हैं। इनकी वाइफ, 2 लड़के, 1 लड़की। 2 लड़कों की शादी हो चुकी है, 1 लड़की की शादी करना अभी बाकी है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करें जिससे उनको
उनकी बेटी की शादी में दिक्कतें ना आए। सोहेल भाई, मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो यह खाली निवेश के हिसाब से हम नहीं देखते हैं, इसमें ये भी देखते हैं कि निवेश के अलावा कहीं कोई ऐसी आपदा ना आए जहाँ पे आपकी जो बचत है या जो निवेश है वो आपको निकालना पड़े। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जीवन बीमा, अपना स्वास्थ्य बीमा, अपने घर का बीमा एवं निवेश, इन 4-5 चीज़ों को एक साथ लेके चलना होगा। अगर ये आप करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी और आप किसी भी विपत्ति का सामना कर पाएंगे। दूसरा आपने पूछा आपकी लड़की की शादी के बारे में कैसे प्लानिंग करें। मैं ये मान रहा हूँ कि शादी अगले 3 से 4 साल के बीच में होने वाली है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अभी तक आपने शादी के लिए जो भी पैसा बचा के रखा है उसको आप किसी लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड के अंदर रखें। 1.5 साल के बाद में अगर शॉर्ट टर्म फंड में पैसा रखते हैं तो उसको निकाल लेवें और उसको लिक्विड फंड में रखें, या फिर आप बैंक डिपॉजिट में भी रख सकते हैं। समय आने पे यही पैसा आप शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए किसी अच्छे फंड के अंदर, एक लार्ज कैप या मिड कैप फंड आप ऐसे ले सकते हैं, एक बैलेंस फंड ले सकते हैं। इन फंड्स के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें। अभी भी हमारे पास में करीब 15 से 18 साल का समय है आपके रिटायरमेंट के लिए। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये 3 तरीके के फंड्स बता रहा हूँ, एक बैलेंस फंड, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। इन फंड्स के अंदर आप निवेश कीजिए, साथ में अपना जीवन बीमा, अपना स्वास्थ्य बीमा और अपने घर का बीमा, इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी। अक्सर लोग पैसा बचाने के चक्कर में बाजार से ओरिजिनल की जगह पायरेटेड सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का क्या क्या नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कविता शुक्ला की इस रिपोर्ट के जरिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज के कंप्यूटर युग में अक्सर जैसे लोग कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबल करवा के अपना खर्च बचा लेते हैं, ठीक वैसे ही चालू सॉफ्टवेयर खरीदने के चक्कर में रह जाते हैं। पर सस्ता पायरेटेड सॉफ्टवेयर पहली बार जेब पे भले ही भारी ना लगे, पर आपके कंप्यूटर का नुकसान जरूर कर देगा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सुना तो जरूर है, पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती। दरअसल पायरेटेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट बनाकर बेचा जाता है, जो कानूनन जुर्म है। अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो वो लॉ के अगेंस्ट चले जाता है। कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट आपको अरेस्ट हो सकता है। आईटी एक्ट या माहिती व तंत्रज्ञान कायदा जिसे कहते हैं, उसके अंडर भी आपको अरेस्ट हो सकती है। सेक्शन 65 के अंडर आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है उसके अंदर। और पुलिस को ये ताकत है कि आपके ऑफिस में या आपके घर पे आके, अगर आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो आपके यहाँ रेड करके आपके जो कंप्यूटर्स हैं, हार्ड डिस्क है, वो सारा वो जब्त कर सकती है। यही नहीं, असली सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर में मिल ही नहीं सकती। पायरेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, पर इन सब से पहले आइए जानते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता क्या है। जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है उसके पास, तो वो उसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इंडिया में तो ये हाल है कि एक लाइसेंस लेते हैं और वो 10 कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो जब भी आप वो भी करते हैं तभी भी उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी की जो एडवांस डेफिनेशन है उसमें तो जैसे कि SAP या ओरेकल जैसे जो कंपनी है, उसके अंदर तो अगर आपके 3 यूज़र्स हैं, एक ही कंप्यूटर पर बैठते हैं, 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में आते हैं, तो आपको 3 लाइसेंस अलग लेने पड़ते हैं। तो अगर आपने एक ही लाइसेंस 3 यूज़र्स को यूज़ किया, वो भी सॉफ्टवेयर पायरेसी में काउंट हो जाती है। बड़ी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में ज़्यादातर पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बाकी ये सोचते हैं कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर उनको मुफ्त आ जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं होती कि आपको सॉफ्टवेयर ख़रीदना होता है। एटलीस्ट आप 3 सॉफ्टवेयर खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। एक जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दूसरा आपका एंटीवायरस हो गया, और तीसरा अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर तो आपके मशीन में, जब भी आपकी छोटी मशीन या छोटा ऑफिस या आपका घर का कंप्यूटर हो, तो उसमें ये एंटी पायरेटेड मतलब लाइसेंस वाली होनी ही चाहिए आपके यहाँ पे।
बाजार में यूं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आसानी से मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में आराम से किया जा सकता है। ये काम भी ओरिजिनल के जैसा करते हैं, पर आगे चलकर आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सस्ते सॉफ्टवेयर के चक्कर में काफी ऐसी बातों से हम अनजान रहते हैं जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई आपको सीडी में देगा, या आप कहीं से डाउनलोड करते हैं, या आप डीवीडी में से आपको कोई मिल जाता है, या पेन ड्राइव में कोई आपके पास लेके आता है। तो इससे क्या हो जाता है कि इसमें ट्रोजन या वायरसेस आपके कंप्यूटर में आने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है, और आपका कंप्यूटर बार बार हैक हो सकता है। आपका कंप्यूटर स्टेबल नहीं रहेगा, आपका कंप्यूटर रीसेट होते रहेगा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर न सिर्फ आपके कंप्यूटर को बल्कि देश के सिस्टम को भी बहुमूल्य राजस्व से खोखला कर रहा है। इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर को शरारती तत्व बनाते हैं जो न देश को इस पर लगने वाले समुचित कर का भुगतान करते हैं और न ही इन्हें बनाने में तकनीकी मानकों का ख्याल रखते हैं। परिणाम स्वरूप आपको आपके पसंदीदा सॉफ्टवेयर के कई फीचर्स न भी मिलें इतना काफी नहीं होता, तो ये भी जान लें कि इनके जरिए कंप्यूटर्स में वायरस अटैक हो सकता है, जिससे आपके लिए ये सहूलियत कम और सरदर्द ज्यादा साबित हो जाएगा। सॉफ्टवेयर बराबर न होने के कारण आए दिन तकनीकी परेशानियों को झेलना पड़ता है। पहले बीमारी या दुर्घटना और उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और उसके बाद के झमेले। आए दिन लोगों की जिंदगी में होने वाली स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में समुचित जानकारी न होने के कारण होती हैं। आइए जानते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और उसके बाद किन बातों का ध्यान रख आप बीमारी ही नहीं बल्कि उसके बाद होने वाले इलाज की मगजमारी से भी बच सकते हैं। जान है तो जहान है, ये तो हम सभी जानते हैं। आजकल की बढ़ती बीमारियों के जोर से शायद ही कोई बच पाया है जिन्हें बीमारियों ने अपने आगोश में ना घेरा हो। हॉस्पिटल के खर्चे, यहाँ वहाँ की भागम भाग, हॉस्पिटल के कागजात का काम हो, उससे संबंधित बिल या कुछ और, हॉस्पिटल की ऐसे कई बातों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बीमारी होना मतलब ही समस्या बड़ी, उस पर अगर इलाज का खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन की कागजी कवायद सब मिला दे तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी होना एक बात होती है और समुचित इलाज का लाभ उठा के वापस स्वस्थ होना दूसरी बात। तो सबसे पहले डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको बताए कि एक्चुअल उसकी बीमारी क्या है, और डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये है, वो क्लियर होना चाहिए, वो पेशेंट के समझ में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है जब बीमारी सीरियस होती है, जब पेशेंट को एडमिट करने की सिचुएशन आती है, तो एक कंसेंट फॉर्म होता है हॉस्पिटल का जो सभी पेशेंट को फुलफ़िल करना पड़ता है। सारी बातें ध्यान से समझना चाहिए। उसकी बात जब तक हमको समझ में नहीं आ रही है तब तक हम किसी कंसेंट फॉर्म को साइन नहीं करें, न तो हम ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें जिस पे हमको विश्वास नहीं हो रहा है, कि जो लग रहा है कि ये जो हमको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ऐसे डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट न लें। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बचने के लिए इस सिचुएशन से हम सबसे मेन अगर कुछ होता है तो वो कंसेंट फॉर्म ही होता है, जहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कुछ भी मतलब वो अपने हॉस्पिटल की सुविधा के अनुसार कंसेंट फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म उनका होता है, हम बिना पढ़े उस पर साइन कर देते हैं जल्दी में कि नहीं ये पेशेंट के। तो जब भी हम कंसेंट फॉर्म को साइन करने जा रहे हैं तो उसको पढ़ें और समझें। अगर कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है तो हम डॉक्टर से पूछें इसका क्या मतलब है। और डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पेशेंट को बताए। हॉस्पिटल में जाने से पहले की कागजी कार्यवाही जरूरी होती है, पर हम कई बार उन पर ध्यान न देकर अपनी परेशानियों में उलझ ऐसी कई बातों को भूल जाते हैं। ध्यान दें, हॉस्पिटल जाने से पहले और उसके बाद कई जरूरी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक होता है। आदमी को का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी डॉक्टर को उसको फॉलो करना चाहिए कि क्या इंजरी में क्या सुधार हो रहा है उसके हेल्थ में। और
इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्चार्ज की, कि पेशेंट को डिस्चार्ज कब करें, कैसे करें। और डॉक्टर्स इसमें क्या करते हैं कि बिल का पेमेंट नहीं होता तो पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स बाध्य हैं, बाउंड हैं वो उन पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए। बिल पेमेंट की जहाँ तक बात है तो उसके लिए रेमेडी है डॉक्टर्स के पास, वो अप्रोच कर सकते हैं अप्रोप्रिएट फोरम को अपने बिल के रिकवरी के लिए। लेकिन बिल के लिए वो किसी भी पेशेंट को कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, बिल के लिए अगर डॉक्टर्स पेशेंट को रोक रहा है, डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, तो ये कन्फाइनमेंट, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है और इसके लिए डॉक्टर्स को सजा भी होती है। यानी इन्हीं कुछ खास बातों को ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, जिनसे न सिर्फ आपका समय ही नहीं, पैसा भी बचेगा। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ी बातों को समझना चाहें, तो आप अपने परिवार को ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों को इसकी जानकारी से लाभान्वित करवा सकते हैं, जिनसे आप और आपका परिवार ही नहीं, आपसे जुड़े अन्य सभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। दर्शकों के ढेरों खत और ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं। यदि आपके और भी कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.